गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल का सेशनल बता रही हूँ। भूगोल सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी का मतलब होता है कि पूरे पृथ्वी के ऊपर क्या प्राकृतिक सुविधाएं होती है और क्या नहीं होती है, क्या क्या प्रकृति करती है, और यहाँ की भूमि, पर्वत, पहाड़, जलवायु, वनस्पति सब के बारे में इसके लिए पता करना पड़ता है। सबसे पहला सेशनल है, आपको सबसे पहले सेशनल बनाने के लिए कम से कम 10-12 पेज का कम से कम 12 पेज का सेशनल आपको बनाना है। पिछले साल भी आपने सेशनल बनाए थे, तो आपको A4 साइज़ के पेपर लेने हैं, और A4 साइज़ के पेपर लेने के बाद सबसे पहले फर्स्ट फ्रंट पेज के ऊपर आपको कॉलेज का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको दूसरे नेक्स्ट पेज पे आपका सब्जेक्ट लिखना है, उसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके बनाना है। फिर तीसरा है आपका, फिर आपकी आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को लेकर के आपको उसकी सारणी बनानी है कि क्या क्या आप उसके अंदर बताना चाह रहे हो। जो भी आप बता रहे हो सबसे पहले आप उसके फ़ोटो खींच करके आपको डालने हैं। कम से कम 10-12 पॉइंट तो आपके इसमें होने चाहिए ना। तो अगर जो भी पॉइंट आप बता रहे हो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि उसके अंदर आपको बताना चाहिए कि ये उसके फ़ोटो खींचना है और उसका रियल क्या है, उसका प्रयोग करके बताना है। तो इस तरीके से आपको बना करके उसके ऊपर कवर करके जब भी आपका कॉलेज खुलता है तब आके आपको जमा कराना है। अगर ज़्यादा टाइम से खुला या देर से खुला तो आपको क्या करना है कि हम आपको डेट देंगे, उस हिसाब से आके आपको जमा कराना है। आप भूगोल के जो विद्यार्थी हैं जिनका फर्स्ट टर्म में भी एग्ज़ाम हुआ होगा, उसके बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब सबसे पहले जैसे है ना, पहला पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में भी मैं आपके सेशनल डाल दूँगी। जब भी आपका ये वीडियो आएगा 8 तारीख को, तो उसका सेशनल मैं आपको डाल दूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हो। अब भूगोल सबसे पहले कि भूगोल की आवश्यकता क्यों होती है। भूगोल में भी विज्ञान के विषयों की तरह प्रायोगिक कार्य करना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों आदि की आवश्यकता होती है। अतः यंत्रों का प्रयोग कर व्यवहारिक कार्य करने के लिए एक निश्चित स्थान ही अधिक उपयुक्त संगत जान पड़ता है। अब पहले सेशनल के अंदर आपका ये बताया है कि एक स्कूल में भूगोल प्रयोगशाला के संगठन का सर्वे करिए। अब आप कैसे करोगे कि आपके कॉलेज में या स्कूल जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि भूगोल प्रयोगशाला में जाकर के देखोगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसका सर्वे करके आपको पूरा डिटेल बताना है। कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है उसके लिए आपको बताना है। जैसे सबसे पहले है आपको भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति। आप नोट करते जाइए, भूगोल प्रयोगशाला की क्या स्थिति है, वसाइल किस प्रकार की है, वह आपको देखना है। उसके अंदर अगर कोई भी कमी है तो उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से बताना है। दूसरा है भूगोल प्रयोगशाला की बनावट। यूं नहीं कि डिस्ट्रिक्ट छोटा सा बना हुआ हो, इस तरह से भूगोल प्रयोगशाला की भी इसको क्या करना है, बनावट को देखना है और उसका सर्वे करना है। उस सर्वे का मतलब है उसके अंदर किस प्रकार के कार्य कैसा होना चाहिए, इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, बच्चे किस प्रकार से प्रयोगशाला का प्रयोग कर पाएंगे और कितने बच्चे खड़े रह सकते हैं, विद्यालय में कितने बच्चे हैं ज्योग्राफी के, उसके बारे में बताना है। फिर भूगोल के
रखने का स्थान, जो भी ज्योग्राफी के सामान है वह किस प्रकार से पढ़े। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ज्योग्राफी के क्या क्या उपकरण होते हैं प्रयोगशाला के अंदर। तो हमें प्रयोगशाला की स्थिति क्या होनी चाहिए कि भूगोल प्रयोगशाला ऊंचाई पर होनी चाहिए, ताकि अंदर से ही गृह प्रवेश का भलीभांति अवलोकन किया जा सके, तथा तापमान, वर्षा, वायु की आर्द्रता, वायु की सूक्ष्मता एवं अन्य आकस्मिक परिवर्तनों का आसानी से निरीक्षण किया जा सके। और दूसरा पॉइंट है, भूगोल प्रयोगशाला भवन में एक तरफ होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। एक तरफ होने से क्या होता है कि डिस्टर्ब नहीं होता है, दूसरे बच्चे चिल्लाते आते जाते रहते तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होता है। बीच में नहीं, जिसमें निरीक्षण खिड़कियां का निर्माण किया जा सकते, जो भी आप बाहर देखना चाहो वह निर्माण किया जाना चाहिए। प्रयोगशाला के अंदर सूर्य का प्रकाश आसानी से सीधा जा सके, प्रयोगशाला के अंदर आसानी से जा सके, ये मतलब रोशनी जा सके। रोशनी से क्या है कि बच्चे जो भी जितना भी काम होता है वो अच्छी तरह से देख पाएंगे, लाइट जलाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश आसानी से सीधा जा सके, अर्थात खिड़कियों से प्रकाश आने में कठिनाई उत्पन्न न हो। इस प्रकार भूगोल प्रयोगशाला के पास यदि कोई मैदान हो तो उसका उपयोग कई प्रकार से आउटडोर प्रयोग के लिए किया जा सकता है, तथा इसमें संभव हो तो एक छोटी सी वेधशाला का निर्माण भी किया जा सकता है। प्रयोगशाला के बारे में आप देखिए, प्रयोगशाला की बनावट कैसी होनी चाहिए। भूगोल प्रयोगशाला की बनावट पर विचार करने के लिए हमें कक्ष में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं सुविधा भूगोल प्रयोगशाला विचार करना आवश्यक है, तथा इसके साथ ही अध्यापक के बैठने पढ़ाने उपकरणों को व्यवस्थित रूप से उचित स्थान पर रखने की बात मस्तिष्क में आती है। इसके उपकरणों को व्यवस्था संबंधी समस्या अधिक नहीं होती है, परंतु छात्रों के बैठने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न को लेकर भूगोल वेत्ता के मतभेद में भूगोल प्रयोगशाला के आकार, विस्तार एवं अन्य बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अभी आदर्शवादी विचारधारा, इस विचारधारा आप भूगोल कक्ष का निर्माण करोगे ना प्रयोगशाला का, तो उसका आप डायग्राम बना करके कितने स्क्वायर फीट का क्या होना चाहिए, कहाँ इसके सामान रखने की जगह होनी चाहिए, वो सब आपको लिखना है। और चित्र बना करके अपनी एक कॉपी के अंदर एक तरफ आपको चित्र बनाना है, उसके ऊपर नाम लिखना है, चित्र के ऊपर नाम लिखना है कि आपने किसका चित्र बनाया है। इस तरीके से प्रयोगशाला का प्रयोग उसका सर्वे करके उसके बारे में लिखना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ ही एक मृत्तिका के मॉडल बनाने का कमरा भी संलग्न होना चाहिए, जो कि क्षेत्रफल में इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि उसमें छात्र एक साथ मॉडल बना सके। इस कमरे में पानी के निकास की व्यवस्था के साथ साथ निम्नलिखित होना चाहिए, जैसे पानी का एक बड़ा बोझ हो, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, तख्ते या नमूने बनाए पड़े हो, चिकनी मिट्टी रखने के लिए संदूक बनाए हुए मॉडल्स को रखने के स्थान, मॉडल्स बनाने के लिए फर्श किस किया हुआ, बाल्टियाँ और अन्य सामान जो कि मॉडल बनाने के काम आती है। ये सर्वे करते हुए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये कितना अच्छी तरह से बना हुआ है, इसमें क्या कमियां हैं। सर्वे करने का मतलब है कि वहाँ क्या कमियां हैं, उस पर आपको सुधार
लाना है। इस प्रकार से जिसमें विशेष प्रकार से नई तकनीकों का प्रयोग द्वारा भूगोल का शिक्षण कार्य संपन्न कराया जा सके। यानी जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना, उसका प्रयोग करना, कंप्यूटर का प्रयोग करना है, आपके लैपटॉप का करना है, मोबाइल का करना है, ये सारे सर्वे के अंदर आएगा। उसके अंदर जो भी आपकी कमियां होगी वह सारे आएगा। भूगोल का पुस्तकालय की किताबें भी वहाँ होनी चाहिए, तो उसको पढ़ करके बच्चे अच्छी तरह से उसका सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी अच्छी विचारधारा है। उसके अनुसार भूगोल प्रयोगशाला का निर्माण करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी तथा साथ ही साथ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में भूमि भी चाहिए। अतः इसलिए भूगोल हमने स्कूल के अंदर देखना चाहिए कि हमारे स्कूल वाले कितना खर्चा कर सकते हैं और किस प्रकार से हम बच्चों को उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। अब जैसे व्यवहारवादी विचारधारा का मतलब है कि इनका विचारधारा की शोषण ये मानते हैं कि दो शिक्षार्थियों को एक साथ बिठाया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या उपकरण होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। भूगोल प्रयोगशाला में किन किन उपकरण, सामग्री और उपकरण होना चाहिए। यदि इस प्रश्न तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पाठ्य पुस्तकें एवं एटलस, ज्योग्राफी की किताबें होनी चाहिए और एटलस होनी चाहिए। उसके बाद श्यामपट्ट मतलब ब्लैकबोर्ड होना चाहिए। उसके बाद दीवार पर टांगने वाले कई मानचित्र होने चाहिए। दीवार पर जो भी मानचित्र है देख करके अपन उसका पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी है और कहाँ पे क्या चीज़ है। इस तरीके से स्कूलों शब्दों में बता सकते हैं। इसके अलावा मानचित्र के अलावा काला बड़ा ग्लोब, एक ज्योग्राफी के लिए ग्लोब बहुत जरूरी है। ग्लोब से ही आप उस ग्लोब को घुमाते जाएंगे और उसके बारे में बच्चों को बताते जाएंगे। इसके बाद एक लालटेन तथा पर्दा होना चाहिए। लालटेन और पर्दा होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह अगर कहीं अंधेरा हो रहा हो तो उस पर्दे पे अपन लालटेन जला करके वह सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा निर्दिष्ट ग्रंथ और विभिन्न यंत्र होने चाहिए। जो भी ग्रंथ है, किताबें वो होनी चाहिए और उपकरण भी होने चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि कमरे के बाहर आने वाली सामग्री, काम में आने वाली, बाहर ये भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि कमरे के अंदर जो सामग्री है वो तो यही है, लेकिन उसके बाहर काम में आने वाली कौन कौन सी सामग्री है। उसके बाद कमरे के अंदर काम आने वाली सामग्री, कमरे के अंदर क्या क्या काम आएगा उस सामग्री का आपको अच्छी तरह से देखना है कि क्या है और क्या नहीं है, किसकी कमी है। अगर अपन सर्वे करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि स्कूल के अंदर क्या चीज़ें नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ की प्रधानाध्यापक को बताना पड़ेगा कि जो भूगोल के इस रूम के अंदर बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध कराएं। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर भौगोलिक शिक्षण की सामग्री में उपकरण क्या क्या होने चाहिए। उसके अंदर ये देखना चाहिए कि प्राथमिक स्तर को भी 2 स्तरों में बांटा जाना चाहिए। तो इसमें तर्क संगत होना चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट है भूगोल कक्ष की आवश्यकता होती है और किस तरह से उसमें पढ़ाया जाता है। कहानियों द्वारा, कविताओं द्वारा भी ये पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद गृह प्रवेश संबंधी रुचियाँ, उसके अंदर देखना चाहिए कि उसके अंदर प्रवेश करने के लिए कैसी व्यवस्था है। और माध्यमिक, उसके अंदर छोटा ज्योग्राफी का रूम भी होगा तो भी चलेगा। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण की सामग्री का प्रयोग करना, उसके अंदर तो बहुत से बड़े बड़े चित्रों की आवश्यकता होती है, मान्यताओं की आवश्यकता होती है और अलग अलग तरीके से वह
सामने आते हैं। इस प्रकार से उसके बाद में उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल कक्षा की सामग्री का उपकरण, इसके अंदर विश्व की क्या क्या बड़ी क्लासों में और कॉलेजों में आप ज्योग्राफी लेते हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में आप देखिए। प्रयोगशाला के अंदर विश्व के महाद्वीपों के अलग अलग प्राकृतिक एवं राजनीतिक मानचित्र विश्व के भी होने चाहिए। अगर आप किसी की प्रकृति को ढूंढ रहे हो, किस देश में कौन सी जलवायु है, कहाँ पे क्या चीज़ पैदा होती है, तो अगर आपके पास मैप होगा तो आप उस मैप को अच्छी तरह से बता सकेंगे। इसके अलावा जैसे ब्रिटेन, रूस, जापान आदि महत्वपूर्ण राष्ट्रों के प्राकृतिक और राजनीतिक मानचित्र भी होने चाहिए। प्राकृतिक मानचित्र में वहाँ की जलवायु संबंधी मानचित्र होने चाहिए, भौगोलिक चित्र, ग्राफ, चार्ट आदि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मॉडल बनाने का सामान उस कक्षा में प्रयोगशाला में होना चाहिए। संग्रहालय यानी जो भी चीज़ें हैं इकट्ठी की हुई है वह संग्रहालय उसके अंदर भूगोल प्रयोगशाला के अंदर होना चाहिए। जब आप सर्वे करो तो ये देखो कि इसके अंदर क्या क्या कमी है। और स्कूल के बॉक्स, ये नमूने जो भी आप नमूने स्कूल में लेते हो, बाहर से लाते हो, इन सब नमूनों को आपको इस बॉक्स में रखना है। इसके अलावा भौगोलिक चित्र, ग्राफ और चार्ट ये भी होने चाहिए। मॉडल बनाने का सामान, संग्रहालय, नमूना का बॉक्स, देश एवं राज्य के महत्वपूर्ण बांधों का मॉडल, राष्ट्र के अंदर कौन कौन से मॉडल बांध है और कौन कौन सी नदियां हैं, उन सब के मॉडल आपके सामने होने चाहिए, जिससे आप सर्वे करो तो पता लगे कि ये नदी कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। थर्मामीटर का भी उसमें प्रयोग होना चाहिए। और इसके अलावा जरीब एवं फीता, नापने के लिए फीता होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी अगर आपके बीए तक होगी तो उसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर कैसे किस दंड के द्वारा अपन रास्ते में जाते तो देखते हैं ना, सर्वे करते हैं, बच्चे को मिलते हैं, वैसे आपको करना चाहिए। ट्रेसिंग मेज होनी चाहिए। सर्वे संबंधी स्वीता या समस्त बेस द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण में प्रयुक्त सभी सामग्री का होना चाहिए। इसके अलावा दैनिक बुलेटिन बोर्ड, ड्राइंग टिश्यू पेपर और मापनी और एरोसा आदि होना चाहिए। सूचना बोर्ड, संदर्भ पुस्तकों की अलमारी, जनसंख्या मानचित्र, तिपाही, मानचित्र स्टैंड अन्य आदि। अब आप देखते हैं कि इन सभी को देख करके आपको सर्वे करना है, वहाँ जा कर के देखना है क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, किस डायग्राम से क्या बनता है और क्या नहीं बनता है, ये सारे बताए जाते हैं। प्रयोग फिर भूगोल के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, जरीब और फीता वगैरह ये सब मैंने आपको लिखवा ही दिया। इस तरह से पहले वाला जो भी आप अगर फर्स्ट वाला सेशनल करते हो तो इस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए भूगोल विषय के 2 पेपर जो मान्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हो उसका सार लिखना है। अब आपको क्या करना है, पत्र पत्रिकाओं को ढूंढना है और आपको देखना है कि जो सबसे पहले सबसे अच्छे पेपर बने हों भूगोल विषय के, या प्राइमरी के हो या माध्यमिक हो या अपर माध्यमिक हो, यानी 8वीं के, 10वीं के, 5वीं के और 12वीं के भूगोल के पेपर किस तरह के बने हुए हैं, उनको किस प्रकार प्रकाशित किया हुआ है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित किया है, उस पत्रिका को ढूंढ के लाना है। उसके अंदर जो भी पेपर है उनको देखना है और उसका सर्वे करके बताना है कि इस पेपर के अंदर क्या गलती हुई और क्या नहीं हुई। उसके बारे में पूरा बता करके उनको पूर्ण रूप से विकसित
करना है। और आपका फ़ोटो वगैरह लेकर के आपको उसके अंदर लगाना है, सेशनल के अंदर। और उसको हम कभी भी आपका ओरल भी ले सकते हैं कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है बच्चों को भूगोल पढ़ाने व समझाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनका पता लगाइए। थर्ड पॉइंट आपका है भूगोल, बच्चों को भूगोल पढ़ाने व समझाने में आपके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती है उसके बारे में आपको सुधार करना है। सबसे पहले तो आपके पास ये सारी अच्छी मतलब चीज़ें पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या करते हैं कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता से भली भांति वह समझ सकेंगे। अगर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कि किताब में समझ में नहीं आती है तो अध्यापक को उसके बारे में बताना पड़ेगा और उस पुस्तक की सहायता से बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसके आंकड़े, मानचित्र, रेखाचित्र, तालिका, विषय सामग्री आदि की चीज़ों को बता करके उनके सामने जो भी कठिनाइयाँ आ रही है उसका पता लगा करके अच्छी तरह से आपको बताना है। और इसके अलावा आप देखो भूगोल की एक अच्छी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक शिक्षार्थी को विषय संबंधी ज्ञान देती है, साथ उसमें राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रेम, शांति की भावना का विकास भी करती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से के सामने आप बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रयोगशाला में होती हैं। बच्चों को हम वहाँ ले जाते हैं तो प्रयोगशाला में जितनी भी चीज़ें काम में आती है वह बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये मॉडल किस काम का है, ये चित्र किस काम का है, ये चीज़ किस काम की है, लकड़ी का गट्ठा किस काम का है। इस तरीके से तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बच्चों को एक एक चीज़ को बता करके उसके बारे में समझाना चाहिए कि किस तरह से कौन सी चीज़ आपके किस काम आएगी। जैसे आपने विश्व के सारे नक्शे लगा रखे हैं, है ना, जलवायु का भी है, वनस्पति का भी है और वहाँ की राजनीति का भी है, सबका है। तो बच्चों को समझाना है कि यहाँ इस विश्व में जैसे अमेरिका के अंदर है तो ये नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, किस समुद्र में गिर रही है। इसके अलावा उनकी खेती बाड़ी और सब के लिए वह कहाँ काम आएगी। इस प्रकार से बच्चे पूछ तो सकते हैं ना आपको वहाँ जा कर के ये अमेरिका का नक्शा क्यों लगाया, रूस का क्यों लगाया, उसकी प्राकृतिक क्या आपदा है। अब उसके उनके के सामने क्या क्या आता है, भारत का नक्शा लगाया तो भारत के नक्शे के अंदर भी बच्चे पूछेंगे कि उनके सामने कठिनाई आएगी कि क्या ये क्यों बनाया। और उसके अंदर जैसे वहाँ भूकंप का बताया, भूकंप क्यों आता है तो ये प्राकृतिक आपदा है ना। इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में आप बच्चे छोटे समझते नहीं हैं, हो सकता है उनकी किताब में नहीं आया हो, लेकिन आपको उसके बारे में बताना है। और बच्चों के सामने ये कठिनाइयाँ आती है तो उनको अच्छी तरह से बता करके बताना। उसके अलावा पुस्तकों के मापदंड का, उसके प्रकाशन का, उसका असेसमेंट, डेवलपमेंट, ज्योग्राफी आदि के बारे में, उसके यांत्रिक मूल्यों का, संगठन का, प्रस्तुतिकरण का, ये सारी चीज़ें बच्चों को बताना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे आप उनके सामने मिट्टी के 2-3 तरह की मिट्टी रखती है और मिट्टी से अब उनको ये पता नहीं लगता है कि ये मिट्टी किस काम की है। खेती में ये मिट्टी किस काम की आती है और इसको अपन कैसे काम में ले सकते हैं। अब उसके लिए वह बच्चे क्या करेंगे कि अध्यापक के पास सामने जाएंगे, वो चारों मिट्टी के ढेले लगा करके रख देंगे और अब ये रबी की फसल, खरीफ की फसल और ये सारी फसलों, रबी, खरीफ और जो भी फसलें जो हैं उनके बारे में और वो बताएंगे कि अगर आपको भिंडी बोना है तो आपको इस मिट्टी का प्रयोग करना है, अगर आपको टमाटर है, ककड़ी है, इस तरह के अलग अलग अगर बड़े पेड़ लगाने हैं, आंवले का पेड़ है, इस तरह से पेड़ लगाने हैं तो आपको कौन सी मिट्टी और कौन सी ज़मीन सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी।
तो बच्चों को थोड़ी पता है कहाँ अपन कौन सी चीज़ का उपयोग करें और कहाँ नहीं करें। तो इसमें क्या करेंगे कि बच्चों को जो भी कठिनाई आती है वो या तो पुस्तक के द्वारा बताएगा बच्चा, या फिर अपने द्वारा मतलब अध्यापक द्वारा बताएगा कि कौन कौन से, या फिर उसको चार्ट बता करके, चार्ट के द्वारा एक वृक्ष की रचना बताना बड़ा आसान होता है। अगर भूगोल के अध्यापक ने शाम पट पर एक पेड़ बना दिया और पेड़ के ऊपर लिख दिया है कि इसके अंदर कौन सी पदार्थ हैं, क्या चीज़ पैदा होती है, कृषि कहाँ होती है, कौन सी जलवायु में, जैसे चावल की खेती है तो कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा जहाँ पानी होता है वहाँ होती है। चाय की पत्तियाँ कहाँ होती है, चाय की पत्ती का आसाम में उधर होती है, तो वहाँ उनके सामने बच्चों को नहीं पता है। तो आसाम में क्यों होती है, क्योंकि वहाँ ढलान बिल्कुल वो वैसी ढलान भूमि है, तो बच्चे आराम से उसकी कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और उसका पता लगा करके हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे चित्रात्मक चार्ट भी बना सकते हैं, संगठन का चार्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को हम ये ग्लोब लेकर के बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ पैदा होती है, यहाँ की ज़मीन ऐसी उपजाऊ है, यहाँ की बंजर है, बंजर भूमि में अपन क्या पैदा कर सकते हैं, ये सब उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा बच्चों को अपन डायग्राम बनाएंगे तो बच्चे की जो कठिनाई होगी ना वो सामने आ जाएगी कि क्या क्या कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये पैदा होता है और कितने डिग्री टेम्परेचर से ये आगे जाता है। इस तरीके से वो डायग्राम बना करके भी बच्चों को अच्छी तरह से उनकी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उसके अलावा चक्रा रेखा, एक चक्र बना करके उसकी अन्य जातियों के बारे में बता करके भी हम बच्चों के कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे चंद्रमा पे गए तो चंद्रमा पे जाने के लिए उन बच्चों ने क्या क्या किया, कैसे उनको पूरा उनको ज्ञान दिया, वैज्ञानिकों ने उनको ज्ञान दिया वहाँ जाके कि क्या करना, वहाँ की मिट्टी लानी है, वहाँ अपना झंडा गाड़ना है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया। इसके अलावा अगर आपने दीवार पर भित्ति चित्र बनाया है, बुलेटिन बोर्ड बनाया है, या उत्तर आदि नदियों का यंत्र बनाया है, नमूने बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, तो आपको पता लगेगा कि यह कैसे बनाया और इसके अंदर क्या उनके सामने समस्या आई है, वह सारा देख करके बच्चों को अच्छी तरह से बताना है। इसके अलावा आपको वो देखना है कि टैप रिकॉर्डर और एक कल्पित नगर का निर्माण करके एक टैप रिकॉर्डर लेकर के, और इसके अलावा उसको देखना है कि टैप रिकॉर्डर को चला करके पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से अपन खेती बाड़ी कर सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी यहाँ का स्तर नाप सकते हैं। ठीक है ना, वो तो कठिनाई आती है, जो भी कठिनाई आपके सामने आएगी वो आपको कॉलेज में या स्कूल में बतानी है और उन कठिनाइयों का समाधान भी करना है। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर, आजकल तो बहुत सारे लैपटॉप पे वीडियो आ जाते हैं, उसको देख करके उन कठिनाइयों का सामना करो। जो भी ये सेशनल हमने आपको दिए वह सेशनल आपको सब जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब पे देखिए कि आपको उन सेशनल को समझने के लिए क्या करना है और कैसे करना है, आई समझ में। इसके अलावा इंग्लिश में आपको चाहिए तो जब भी आपका ये सेशनल आएगा मैं आपको सारे इंग्लिश में भी ये सेशनल आपको बता दूंगी, सारा लिख के भेज दूंगी और आपको अच्छे से अच्छे सेशनल बनाना। इसके अलावा रेडियो के द्वारा, रेडियो पे कृषि, खेती और आदि के बारे में आता है ना, तो उस बारे में आपको अच्छे से अच्छे आप सुनो और उसके अंदर जो भी कठिनाइयाँ आती है और उसके अंदर बताते हैं तो वो आपको सुन करके उस कार्यक्रम को आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, कंप्यूटर, वीडियो, प्रोजेक्टर्स और मानचित्र का प्रयोग, मानचित्र व्याख्या आदि आपको करनी है। और इस तरीके से बच्चों को जो कठिनाइयाँ सामने आएगी इन सब को लेकर के साथ में चलना है
और आपको बताना है कि आपने कहाँ पे ये कहाँ पे आपको क्या पता नहीं लग रहा है। जो चीज़ आपको पता नहीं लग रहा है तो या तो आपके सीनियर स्टूडेंट से पूछिए या फिर आपके अध्यापक से पूछिए कि आपके क्या क्या कमी है और क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा छाया विधि द्वारा भी आप इसको सीख सकते हैं, मानचित्र प्रदर्शन द्वारा भी कर सकते हैं। और कौन कौन से बिंदु आपको समझ, भारत का नक्शा ले लिए, भारत के नक्शे में बंगाल की खाड़ी ले लिए, शीतकालीन क्षमता वाली रेखाओं को ले लीजिए। ये सब आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। अगर आपके सामने कोई टॉपिक आ जाता है तो आपको अच्छी तरह से करना है। ये आपको सेशनल मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है और आपको ये सेशनल आपको पूरे करके लाना है। थैंक यू। ज्योग्राफी का सेशनल मिल गया है और पूरा काम करना है आपको।